तो आज की आपकी जो पहली क्लास है MS एक्सेल से शुरुआत करेंगे आज हम। तो MS एक्सेल की आपकी पहली क्लास रहेगी दिल्ली पुलिस के लिए CPT की। तो सबसे पहले तो ये कि एक्सेल को ओपन कैसे किया जाता है। कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस होती हैं वो सभी हमें मिलती है स्टार्ट के अंदर। एक होता है डेस्कटॉप। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं हमें एक स्क्रीन दिखाई देती है, इसको कहते हैं डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पर यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस मिलती हैं इन सभी को हम आइकन्स पढ़ते हैं। जैसे हमारे मोबाइल में भी आइकन्स होते हैं, व्हाट्सएप होता है, इतने सारे आइकन्स होते हैं। तो ये सभी एप्लीकेशंस को आइकन्स पढ़ा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो आपको स्क्रीन पे एरो दिखाई दे रहा है ना, इसको पॉइंटर बोलते हैं। कर्सर नहीं पढ़ेंगे, इसको पॉइंटर पढ़ा जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज बॉटम में सबसे नीचे जो ये बार होती है इसको टास्क बार बोला जाता है। अब हमें काम करना है एक्सेल के अंदर, या काम करना हो MS वर्ड या पावर पॉइंट में, तो ये सभी प्रोग्राम्स हमें स्टार्ट मेन्यू में यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते ही आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा ऑल एप्स के नाम से। अब मेरे सिस्टम में विंडोज़ 11 है तो यहाँ पे आपको ना स्टार्ट का बटन भी एक तो सेंटर में मिलता है, सेकंड ऑल एप्स के नाम से ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप जब विंडोज 7 में काम करते हैं, आपके एग्जाम में भी विंडोज 7 ही मिलती है आपको हमेशा, तो वहाँ पे जो ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन होता है नीचे ही दे रखा होता है, आप ऊपर सभी टाइपिंग करते भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल एप्स पे क्लिक किया। इसके बाद हमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। अब इसी में देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अब 2013 वर्जन दे रखा है। देखो वर्जन मैटर नहीं रखता कि हम किस वर्जन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको आगे की क्लासेस में मैं डिफरेंस भी दिखाऊंगा कि क्या फ़र्क होता है कि पुराने या नए वर्जन जो आ रखे इतने सारे, कुछ भी फ़र्क नहीं मिलेगा आपको। जब हम प्रैक्टिकली क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस में, आप खुद कहेंगे। और यदि अगर कोई भी डिफरेंस है तो हम वो क्लास में पहले ही आपका क्लियर कर देंगे कि ये पॉइंट आपको इस वर्जन में इस तरह से मिलता है या यहाँ पे जाके मिलेगा, तो वो हम पहले ही कवर करेंगे। तो अभी के लिए अभी मैंने जैसे ही MS ऑफिस पे क्लिक किया तो नीचे देखो इसके अंदर की जितनी भी एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स है सभी आपको लिस्ट में मिल जाएंगे। अब हमने स्टार्ट करना है एक्सेल को, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। और आप में से जिन भी स्टूडेंट्स के पास आपके पास सिस्टम अगर है अपना, आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं और अगर उसमें एक्सेल नहीं है तो आप मुझसे डलवा सकते हैं या लेकर जा सकते हैं पेन ड्राइव में। आगे बढ़ेंगे। और इसका एक आसान तरीका और भी होता है कि एक्सेल हमारे सिस्टम में है या नहीं। तो जब हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं ना, सो मैंने यहाँ पर एक्सेल टाइप किया स्क्रीन पर, तो देखो ऊपर शो हो गया। उसके बाद आप इस पर क्लिक भी कर सकते हैं या कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस कर देना। अब जैसे ही हमने एंटर किया यहाँ पे एक्सेल ओपन हो गया। अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है ब्लैंक वर्कबुक। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो वर्जन है कि इस तरह से ही खुलेगा स्क्रीन पर, सीधा डायरेक्ट भी सिलेक्ट होकर आ जाती है ब्लैंक वर्कबुक, जैसे कि 2007 वर्जन में भी। अब हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है, क्लिक करा हमने वर्कबुक। अब वर्कबुक का मतलब कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। एक्सेल की फाइल को वर्कबुक भी कहते हैं, एक्सेल की फाइल को हम वर्कबुक बोलते हैं। वर्कबुक का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। जैसे कि एक नोटबुक होती है, नोटबुक किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ पेजेस। ठीक है, कलेक्शन ऑफ पेजेस होते हैं वो, उसको हम नोटबुक बोल देते हैं। ऐसी कोई भी वेबसाइट कैसे बनती है? वेबसाइट किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेज का मतलब एनी पेज ऑफ एनी वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट का जो कोई भी एक पेज होता है उसको वेब पेज पढ़ा जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कलेक्शन ऑफ पेजेस इज कॉल्ड नोटबुक। ऐसी कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। अब इसमें तो हमारे पास एक ही शीट है, कलेक्शन तो है नहीं। अब इसके अंदर आपको बाय डिफॉल्ट एक मिल रही है क्योंकि वर्जन 2013 है। इससे अगर पहले के वर्जन की बात करें तो 3 शीटें आपको डिफॉल्ट मिलती है बाय डिफॉल्ट इन MS एक्सेल 2010 और इन अर्लियर
2010 या 10 से पहले जितने भी वर्जन है बाय डिफॉल्ट 3 शीटें मिलती हैं हमें रनिंग के अंदर। आगे पढ़ेंगे। अब हमने इसके अंदर एक्सेल ओपन किया, सबसे टॉप में जो हमें बार दिखाई देती है जहाँ पर लिखा हुआ है एक तो बुक 1 और एक्सेल। अब एक्सेल का मतलब तो चलो हम एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, एक्सेल में उसका नाम लिखा हुआ आ गया। बुक 1 क्या है, एक डिफ़ॉल्ट नेम हमें मिलता है जब भी हम कोई न्यू वर्कबुक लेकर काम करते हैं एक्सेल में। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है जो हमें पहले से लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, बुक 1 के नाम से। ऐसे ही अगर हम एमएस वर्ड में काम करते हैं तो डॉक्यूमेंट 1, पावर पॉइंट में जब हम आगे काम करेंगे तो प्रेजेंटेशन 1 इस से लिखा मिलता है डिफ़ॉल्ट नेम। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम जब जल्दी में होते हैं, फटाफट से फाइल में काम किया, फटाक से सेव कर दिया, नाम देने का भी समय नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको डिफ़ॉल्ट जो नेम होता है ना बुक 1 वो उठा लेगा, उसी नाम से सेव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे बुक 1 डिफ़ॉल्ट नेम हो गया। इसके आगे अगर हम पढ़ें, सेकेंड वन इज मेन्यू बार, जहाँ पर आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट ये सभी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इनको टैब्स पढ़ते हैं, इन सभी को टैब्स बोला जाता है। होम टैब, इंसर्ट टैब या पेज लेआउट टैब, इस तरह से। आगे का पढ़े तो अब यहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं या ये जो आपको टूल्स आपको इतने सारे मिल रहे हैं स्क्रीन पर एक तरह के बॉक्स में, इसको कहते हैं, बॉक्स का नाम होता है रिबन, जिसको स्क्रीन से अगर हमें हाइड करना हो या वापस स्क्रीन पर लेकर आना है तो डिस्प्ले और हाइड रिबन, इसकी कमांड होती है Ctrl+F1। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही मैं कीबोर्ड से Ctrl+F1 का यूज़ करता हूँ तो रिबन हाइड हो जाता है। सेम कमांड रीअप्लाई करेंगे, वापस आ गई। और मान लीजिए कि आपसे एग्जाम में कुछ ऐसा हो जाता है, चमत्कार ऑफ हो जाती है, तो क्या करेंगे, और आपको शॉर्टकट की ध्यान नहीं है, तो ऐसे में आप मेन्यू बार में किसी भी टैब पे डबल क्लिक कर देना। अभी देखो मैंने डबल क्लिक किया, कई बार होता है कि पहले तो ऑन थी, हमने किसी अनदर टैब पे क्लिक किया तो अचानक से ऑफ होगी, और अगर पॉइंट मालूम नहीं होता हमें तो अक्सर ये होता है कि पता नहीं कहाँ चली गई, कैसे ऑफ हो गई है, या तो कोई गलत की प्रेस हो गई, ऐसा माइंड में आता है। तो ऐसा डबल क्लिक करने पे भी ये ऑफ हो जाती है। तो डबल क्लिक से आप वापस भी ला सकते हैं या ऑफ भी कर सकते हैं, Ctrl+F1 भी कर सकते हैं। आगे हम और भी तरीके पढ़ेंगे, जैसा कि एक इसमें यहाँ पर भी दे रखा है 2013 वर्जन के अंदर एडिटिंग के साथ में राइट साइड में कोलैप्स द रिबन, Ctrl+F1, कोलैप्स द रिबन यानी रिबन को हाइड करने के लिए। सो मैंने यहाँ पे कमांड दी हाइड होगा, एंड अगेन कर देंगे। उसके बाद आती है फॉर्मूला बार, ये जो एक लॉन्ग साइज में सेल दे रखा है इसको कहते हैं फॉर्मूला बार, जिसके लेफ्ट साइड पर एक नेम बॉक्स भी दिया होता है हमें। तो ये एक नेम बॉक्स भी दे रखा हमें, और ये होती है राइट साइड में फॉर्मूला बार। और यहाँ पर आपको काम करने के लिए ये जो एरिया मिलता है ना, ये हमारा वर्किंग एरिया होता है, वर्कशीट एरिया, ये हमारा वर्कशीट एरिया होता है। और किसी भी शीट पर काम करने के लिए हमें कुछ रोज और कॉलम्स दिए होते हैं। अब ये सभी जो आपको ABCD ऊपर लिखे दिखाई दे रहे हैं, ये सभी कॉलम्स होते हैं इसके अंदर। MS एक्सेल में यहाँ पर जितने भी ABCD है, दरअसल ये कॉलम के नाम होते हैं। और ये जो न्यूमेरिकल में नंबरिंग लिखी हुई है, ये नंबर्स लिखा है, ये सभी क्या है, दरअसल एक रोज होती है। एंड एक्सेल में टोटल रोज होती है इन MS एक्सेल 2007 और अपर वर्जन्स, 2007 और अबव जितने भी वर्जन है, 7 या 7 के बाद से, उसके अंदर टोटल रोज आपको मिलेंगी 10,48,576, 10,48,576। तो ये तो होती है टोटल रोज। और अगर हम बात करें टोटल कॉलम कितने होते हैं इन MS एक्सेल 2007 और इन हायर वर्जन, यानी 7 और 7 के बाद टोटल कॉलम मिलेंगे 16,384, 16,384।
तो ये इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स दिए होते हैं। आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जितने भी कॉलम्स है ना पर, अब भाई हमने डिस्कस किया कि 16,384 कॉलम है, बट कॉलम के नाम तो अल्फ़ाबेट में है और अल्फ़ाबेट्स लिमिटेड होता है 26 लेटर। तो 27 नंबर कॉलम का नेम क्या मिलेगा? ए। सेल का एड्रेस नहीं पूछा मैंने, यहाँ पर कॉलम का नाम पूछा है। तो यहाँ पे देखो ए बी ए सी ए डी सही। देखो ए बी सी डी तो दोबारा से स्टार्ट हो गई, ए टू जेड के बाद ए बी सी डी रीस्टार्ट हो जाती है, बट जब दोबारा से रीस्टार्ट होती है ना, हर एक लेटर से पहले फर्स्ट टाइम तो ए लग कर आएगा, और जब ये भी फर्स्ट टाइम वाली ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी फिर बी लग कर आ जाएगा। देखो अब स्टार्टिंग में ना पहले आ रहा था ए लग कर, अब बी लग कर आ गया, बी ए बी 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 सी बी डी, या फिर आगे जाएंगे तो सी लग कर आ जाएगा, फिर ऐसे डी ई एफ जी सभी कैरेक्टर्स लग कर आ जाएंगे। और एक समय में जब आ जाएगा जेड, तो जेड के बाद जेड जब खत्म हो जाएगा, जेड ए जेड बी टू जेड जेड, तो उसके बाद क्या होगा, 3 लेटर हो जाएंगे, डबल ए बी डबल ए सी सही। सो अगर हमें यहाँ पे लास्ट कॉलम पे जाके चेक करना हो कि लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है, एक्स एफ डी, कंट्रोल राइट एरो से सीधा लास्ट कॉलम पे जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ राइट एरो किया, लास्ट कॉलम पे चले गए, कंट्रोल लेफ्ट करेंगे तो वापस फर्स्ट पे आ गए, कंट्रोल प्लस राइट या लेफ्ट एरो, गो टू लास्ट एंड फर्स्ट कॉलम। अगर हमें एक्सेल स्प्रेडशीट में लास्ट कॉलम पर जाना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो या लेफ्ट एरो वापस स्टार्टिंग कॉलम पे जाने के लिए। सेम थिंग अगर हमें लास्ट रो पे जाना हो, कंट्रोल डाउन कर दिया तो लास्ट रो पे जाके हम चेक भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमें रो का नाम दिखा भी रहा है, अब इसका नाम होता है न्यूमेरिकल में, तो नंबर भी तो वही मिलेगा जितने हमने अभी पढ़े कि टोटल कितनी रोज होती हैं। और कंट्रोल के साथ हमने डाउन एरो करके नीचे लास्ट रो पर आए, ऐसे ही कंट्रोल के साथ अप एरो कर देंगे। अब देखो ये पॉइंट मैंने आपको इसलिए बताया, कई बार ना काम करते समय ऐसी कमांड्स कई बार गलत प्रेस होने की वजह से हमारा कर्सर इतनी दूर आ जाता है, अब उसको फिर शुरू में वापस कैसे लाया जाए। अदरवाइज ये ऑप्शन आपके काम का नहीं था, ये इसलिए काम का है कि कई बार काम करते करते अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे कहते हैं सर एकदम से पता नहीं कहाँ से नीचे आ गया कर्सर, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको आगे हेल्पफुल होती है। तो कंट्रोल के साथ अप एरो ऊपर जाने के लिए या डाउन एरो नीचे लास्ट रो पे जाने के लिए। आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैंने बताया कि जो ए बी सी डी है ये सभी कॉलम के नाम, जो न्यूमेरिकल है वो रो के नाम होते हैं। और एक्सेल स्क्रीन पर यहाँ पे आपको जितने भी बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ना, इन सभी को सेल पढ़ा जाता है और इन सभी सेल्स का एक एड्रेस भी होता है। सो किसी भी सेल का अगर हमें एड्रेस चेक करना हो कि उसका एड्रेस क्या होगा, तो सबसे पहले हम ऊपर से कॉलम का नेम चेक करते हैं, देन रो नेम। अब कॉलम का नेम है डी और रो नेम 5, तो सेल का एड्रेस हो जाएगा D5। तो ऐसे ही अगर हम इस सेल पे क्लिक कर रहे हैं, इसका एड्रेस क्या होगा G7, क्योंकि कॉलम नेम ऊपर G है और रो नेम है 7, तो G7 बन गया। इसके बाद एक सेल में हमने टाइप किया, मैंने एक वर्ड लिखा नेम, टैब दबा दिया, या मैंने लिखा हिंदी। अब यहाँ पे हिंदी टाइपिंग करते समय भी, नेम टाइपिंग करते समय भी मिस्टेक हो गई, हमने करेक्शन करनी है अब यहाँ पर। तो करेक्शन करने के लिए एक तो हम करते हैं F2, एक करते हैं हम डबल क्लिक, एक करते हैं सिंगल क्लिक। अब सिंगल क्लिक कब करेंगे, डबल कब करेंगे। जैसे कि अब नेम वाला जो वर्ड है अब ये डन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर तो हम करेंगे डबल क्लिक, पर सिंगल क्लिक करके हम कब एडिट कर सकते हैं, अगर कर्सर उसी मिस्टेक वाले सेल में रनिंग में होगा। जैसे टेक्स्ट अभी हमारा रनिंग में है, कर्सर बीच में दिखा रहा है, तो हम सिंगल क्लिक कर सकते हैं आगे और बैक स्पेस कर देंगे। अब माइंड में ये भी तो आ रहा होगा ना कि हम ऐसे भी तो कर सकते थे, जैसे मैंने एक और लिख लिया, इंग्लिश में भी डबल एन कर दिया।
अब किसी किसी के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि हम इसको लेफ्ट एरो से भी तो लेफ्ट में लेके जा सकते हैं, क्लिक क्यों करेंगे? तो यहाँ पर देखो, अगर आप डायरेक्टली किसी भी सेल में एरो कीज की हेल्प से अगर जाते हैं ना, लेफ्ट एरो दबाया, देखो ये तो सिलेक्शन ही हट गई। एक्सेल में नहीं कर सकते आप डायरेक्ट एडिटिंग, या तो रनिंग में है तो सिंगल क्लिक करना पड़ेगा, अगर रनिंग में नहीं है तो माउस से अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं तो डबल क्लिक का यूज़ किया जाएगा। अदरवाइज कीबोर्ड से ही आपको एडिट करनी हो तो हम कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं सेल पे जाके F2 दबाया, देखो कर्सर आ गया बीच में। उसके बाद लेफ्ट एरो से हम लेफ्ट राइट जाके डिलीट कर सकते हैं। तो अब डिलीट करने के लिए कौन सी की प्रेस करेंगे? बैक स्पेस ना। अब कर्सर यहाँ पर है, कौन सी की प्रेस करें हम? डिलीट बटन। तो यहाँ पे एक होता है बैक स्पेस, एक होता है डिलीट। रिमूव मैटर लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर देन यूज बैक स्पेस। सो अगर हमें कर्सर के राइट का डेटा डिलीट करना है देन यूज डिलीट बटन, रिमूव मैटर राइट साइड, हो गया डिलीट। तो आगे पढ़ेंगे इसी में ही। हमने स्टार्टिंग पर जाना है, जैसे अभी यहाँ पर हमारा कर्सर है। अब हमें कहाँ पे जाना है? वर्कशीट के बिल्कुल शुरू में, कंट्रोल प्लस होम, स्टार्ट ऑफ द वर्कशीट। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि काम करते समय कई बार ऐसा होता है कोई गलत की प्रेस हो जाती है जिस वजह से कर्सर कहीं और ही मूव चला जाता है, किसी दूसरे देश में चला जाता है, सबसे नीचे आ जाता है या तो बिल्कुल राइट में चला जाएगा एकदम से। तो यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ होम भी दबा सकते हैं वर्कशीट के बिल्कुल स्टार्टिंग पे जाने के लिए, यानी कि तो कंट्रोल प्लस होम, स्टार्ट ऑफ द वर्कशीट। कर्सर चाहे कहीं पे भी है, कंट्रोल होम दबाया, शुरू पे आ गया। और अगर आपको एक न्यू शीट लेकर काम करना हो, शीट नंबर 2 से काम स्टार्ट करना हो, अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि आपको एक स्प्रेडशीट बनानी है शीट नंबर 2 से, और मान लीजिए कि वहाँ पे 2013 वर्जन ही आना हो या 16 वर्जन आना हो, अब उसमें तो हमें सिंगल शीट मिलेगी डिफॉल्ट। तो ऐसे में न्यू शीट के लिए आप प्लस आइकन पे या कमांड होती है शिफ्ट प्लस F11, इंसर्ट न्यू वर्कशीट, शिफ्ट प्लस में F11 न्यू शीट इंसर्ट करने के लिए। अगला पॉइंट पढ़ेंगे जी। तो आगे है, हमने एक सेल में टाइप किया नेम, और देखना इसके अंदर ना एक चीज़ आपको खास ध्यान लेकर चलनी पड़ती है, हमेशा फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल में, किसी भी वर्ड के बाद में स्पेस नहीं देना आपने, किसी भी वर्ड के बाद स्पेस नहीं दिया जाता। अब ये तो चलो हेडिंग है, चल भी जाएगा, चल तो और भी चीज़ों में जाता है, बहुत सारी चीज़ों में, बट वहाँ पे नहीं चलेगा। आगे हम कुछ ऐसे भी फॉर्मूला स्टडी करेंगे जिसको अगर हम स्पेस देकर एंट्री करते हैं ना, तो उन फॉर्मूलाज को अप्लाई करने पे कैलकुलेशन गलत होके आ जाती है, राइट आंसर फाइंड आउट होके नहीं आता ऐसे में फिर उसमें। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही आपको हैबिट यही रखनी है कि अगर आपने जो भी टेक्स्ट किसी भी सेल में जितनी उसकी लेंथ है उतना ही रखना है, एक्स्ट्रा स्पेस देना ही नहीं है। तो मैंने बैक स्पेस दबा दिया, टैब, और ध्यान रखना नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए हम टैब की का यूज़ करेंगे। गो टू नेक्स्ट सेल, टैब बटन, और गो टू प्रीवियस सेल, पिछले सेल पे जाना हो तो शिफ्ट प्लस में टैब। रिपीट कर रहा हूँ, गो टू नेक्स्ट सेल, टैब की, गो टू प्रीवियस सेल, शिफ्ट प्लस में टैब की। तो अगले सेल पे जाना है तो टैब, पिछले पे वापस आना है तो शिफ्ट के साथ टैब करेंगे। अब कई बच्चे एरो का भी यूज़ करते हैं, वो भी अभी हम क्लियर करेंगे कि एरो का यूज़ हम क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अगले सेल पे जाने के लिए कर सकते हैं, बहुत कम किया जाता है इसका यूज़, ज़्यादातर यूज़ हम टैब और शिफ्ट टैब का करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा नेक्स्ट हिंदी, फिर टैब, मैथ, साइंस,
अब यहाँ पे हमने लिखना है टोटल, एंटर कर रहा हूँ। अब हमें नेक्स्ट रो से एंट्री करनी है। हमने सारी हेडिंग कंप्लीट कर ली। उसके बाद अगर हमें नेक्स्ट सेल पे जाना है, अब नेक्स्ट सेल पे कब जाता है, जब हमें अगले सेल में काम लिखना हो, तभी तो हमने टैब का यूज़ किया। अब एंटर करते ही अब देखो कहाँ पर आ गया, सीधा नेक्स्ट रो के स्टार्टिंग पर। मैं वापस अब ऊपर जा रहा हूँ फर्स्ट सेल पे। अब यहाँ पर ना मैं नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए अगर एरो की का यूज़ करता हूँ, राइट 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 राइट। अब देखो एंटर करने पे क्या होता है, उसी सेल के नीचे डाउन पे आता है जहाँ से हमने एंटर किया। अब ये शुरू पे नहीं गया, पर एंट्री तो स्टार्टिंग से की जाती है। तो ऐसे में अब अगर आप शुरू पे जाने के लिए होम का यूज़ कर रहे हैं तो बहुत समय लग जाएगा। तो क्या करेंगे, अब इसका भी एक शॉर्टकट, स्टार्ट ऑफ द रो, होम बटन प्रेस करेंगे ओनली, कंट्रोल होम नहीं। कंट्रोल होम होता है वर्कशीट के शुरू पे जाने के लिए, बिल्कुल बिगिनिंग में, स्टार्टिंग पे जाने के लिए। और यदि अगर हम जिस रो में काम कर रहे हैं उसी सेम रो के शुरू में जाने के लिए, स्टार्टिंग पे जाने के लिए हम होम बटन का यूज़ करेंगे। आगे पढ़ेंगे अब इसी को ही। तो इसलिए हम टैब और शिफ्ट टैब का यूज़ करते हैं, अगले या पिछले सेल पे जाने के लिए एरो का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमने नेम लिखा, अमाउंट लिख दी, टोटल निकालना है। सो टोटल निकालने के लिए ध्यान रखना, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इक्वल टू जरूर लगाना है, क्योंकि जब भी कोई फॉर्मूला स्टार्ट होता है ना, बिना इक्वल टू के कोई भी फॉर्मूला शुरू नहीं होगा, अदरवाइज फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा। एंड सेकेंड थिंग, किसी भी फॉर्मूला सेल में आप स्पेस का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। किसी भी फॉर्मूला में आपने स्पेस का यूज़ करना ही नहीं है। थर्ड, फॉर्मूला चाहे आप स्मॉल लेटर में टाइप करो चाहे कैपिटल में, कैसे मर्जी लिख सकते हो, चाहे स्मॉल लेटर में लिखो या कैपिटल में, कैसे भी लिख सकते हो। एक दो चीज़ों को छोड़ के, जो कि हम डिस्कस भी करेंगे, और वो एक रेयर पार्ट ही होता है कि शायद ही आए, 1% भी चांस मुश्किल होता है जिसका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसी में हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू। अब अगर हमें हमारे पास जैसे ये 5 सब्जेक्ट दे दिए गए, प्लस करना है पाँचों का, तो प्लस करने के लिए अब हमें यहाँ पे वैल्यूज़ भी तो लिखनी पड़ेंगी। हम कैलकुलेटर में भी तो करते हैं कैलकुलेशन, वैल्यू लिखते हैं ना, पर एक्सेल में वैल्यू नहीं लिखी जाएंगी। और अगर आप वैल्यूज़ लिखते हो ना, उसके बाद अगर आप अपना डेटा चेंज करते हो तो टोटल में चेंज नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे दो वैल्यूज़ को ऐड करके दिखा रहा हूँ, जैसे 98 और 78 मैंने 2 सब्जेक्ट की ले ली, खाली एंटर कर दिया, आंसर तो आ गया इन दोनों का। पर अगर इनमें से मैं किसी भी सेल में मार्क्स चेंज करता हूँ, जैसे 78 लिखे हुआ है, मैंने इसी सेल पे जाके ना अब F2 करके एडिट नहीं करूँगा, सीधा टाइप कर देंगे। मैंने 80 लिखा, सीधा एंटर कर दिया। एडिट तो हम तब करते हैं जब कोई करेक्शन करनी है, अब ये तो सीधा हमने चेंज ही करनी है वैल्यू। अगर मैं इसको F2 करके फिर बैकस्पेस करता तो बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हो जाता। तो टाइम वेस्टेज ना हो, तो ऐसे में आप सीधा रीटाइप कर सकते हैं। देखो 80 दिखा रहा है, 85 कर दिया, सीधा सेल पे जाके एंटर, वो अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। जब किसी भी सेल में कोई डेटा अगर पहले से एग्जिस्ट है और उसके ऊपर अगर हम दोबारा से टाइप करके एंटर करते हैं तो पहले वाला डेटा डिलीट हो जाएगा, सिर्फ बाद वाला जो न्यू डेटा फिल किया सिर्फ वही दिखाएगा। और यहाँ पे देखो टोटल में अभी भी वही दिखा रहा है, तो हम इसको कर देंगे डिलीट। तो कभी भी फॉर्मूला ध्यान रखना, सेल वैल्यू पे तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया जाता, वो जस्ट एक रफली होता है कैलकुलेशन करने के लिए, वो जॉब लाइन में यूज़ होता है। तो अब हमने जो करना है टोटल निकालना है। टोटल का फॉर्मूला होता है सिंपल, जो बेसिक मेथड होता है, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, जो कि एक सेल बाय सेल मेथड पढ़ा जाता है जिसको, यानी कि इंडिविजुअली हमें यहाँ पर एक एक का एड्रेस लिखना पड़ेगा। जैसे आप कैलकुलेटर में एक एक की वैल्यू लिखते हैं ना, 98 प्लस 85 56, पर यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं उठानी, जिन जिन सेल में हमारी वैल्यूज़ है उस सेल का एड्रेस उठेगा। तो जैसे फर्स्ट सेल एड्रेस है जो हमारा, क्या होगा इसका, B2, तो हमने लिख दिया B2। अब देखो B कॉलम है, रो नंबर 2 है, तो इसका एड्रेस हो गया B2। तो ये क्या हमारा फर्स्ट सेल एड्रेस है।
फिर उसके बाद प्लस का सिंबल लगाएंगे। किसको प्लस करना है? C2 को। तो यहाँ पे लिख दिया C2, फिर प्लस में D2 प्लस E2 प्लस में F2, एंटर कर दिया। उसके बाद एंटर कर दी, देखो टोटल आ गया। और यहाँ तक कि अब अगर मैं किसी में भी नंबर चेंज कर रहा हूँ, टोटल में 384 मार्क्स है, 78 लिखा हुआ है, तो मैंने लिख दिया 85। यहाँ पे तो चेंज हुआ ही नहीं। पता क्यों नहीं हुए? हमने अभी एंटर तो दबाया नहीं। अब देखो एंटर कर दी ना, टोटल में अमाउंट ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, क्योंकि फॉर्मूला हमने एक सेल के ऊपर अप्लाई कर दिया, ताकि सेल के अंदर कुछ भी चेंजेस हो तो ऑटोमेटिकली उसको रीड कर लेगा। यानी हमने उसको लिंक कर दिया सेल से। अब उसमें जो भी कुछ एक्टिविटी होगी, जो भी अमाउंट आएगी, हर बार चेंज होने पर ऑटोमेटिकली स्टडी कर लेगा, रीड कर लेगा। और किसी भी सेल में आपने फॉर्मूला देखना हो तो क्या करेंगे? अब मैंने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया था, एंटर करने पे जिसको हमें स्क्रीन पे तो आउटपुट शो हुई ना उसकी, हमें तो स्क्रीन पे उसकी आउटपुट दिखा रहा है कि फॉर्मूले की, पर अगर मैं उसको चेक करना हो कि फॉर्मूला लगाया कैसे था, तो कैसे चेक करें? डबल क्लिक या F2, फिर से सेम सेल एडिटिंग। अब सेल एडिटिंग में जरूरी नहीं है कि करेक्शन करने के लिए यूज करते हैं, फॉर्मूला देखने के लिए भी हम यूज करते हैं इसका, F2 या डबल क्लिक का। तो एग्जिट होने के लिए मैंने यहाँ पे एस्केप बटन का यूज कर दिया। सो यहाँ तक सभी को क्लियर है? आगे पढ़ें। अगला टोटल निकालने का एक और सेकंड मेथड भी पढ़ेंगे यहाँ पर, यूजिंग बाय सम फंक्शन। हमने जो पहले फर्स्ट मेथड पढ़ा वो एक सेल बाय सेल मेथड के जरिए था। सेकंड मेथड है टोटल कैलकुलेट करना है यूजिंग बाय सम फंक्शन। तो सम फंक्शन के थ्रू अगर हमें टोटल निकालना है तो कैसे करेंगे? इक्वल टू सम, उसके बाद ब्रैकेट ओपन। अब इसके बाद हमें ब्रैकेट ओपन करनी है, और जब देखो कोई फंक्शन हम टाइप करते हैं ना, तो साथ में उसके नीचे उसकी डेफिनेशन भी शो करता है किसका यूज किया है। कह रहे कि एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल। तो सम का यूज होता है एडिशन करने के लिए, यानी कि प्लस करने के लिए। और अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी, और किसी भी फंक्शन के बाद ब्रैकेट जरूर लगेगी, स्पेस का यूज नहीं करना, ध्यान रखना। अब टोटल किसका करना है? कितने अमाउंट्स है टोटल? 5 अमाउंट है, तो यानी कि 5 अलग अलग सेल है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है तो 5 हमारे पास अमाउंट भी होगी। अब 5 को करना है प्लस, तो प्लस करने के लिए हमने एक फंक्शन का यूज किया। अब यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक टोटल करना है हमने, अब हम एक एक का एड्रेस नहीं लिखेंगे, सीधा फर्स्ट और लास्ट का एड्रेस लिख देंगे और बीच में कोलन का साइन लगा देंगे। अब हम यहाँ पे एक एक सेल का एड्रेस नहीं टाइप करेंगे, सीधा हम यहाँ पर रेंज दे देंगे इसके अंदर, जहाँ से जहाँ तक हमें टोटल करना है। तो जैसा कि फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या होगा? B2। अब B2 हो गया फर्स्ट सेल, कोलन का साइन लगा के उसके बाद कहाँ तक करना है टोटल? F2 तक। तो F2 क्या हमारा? लास्ट सेल एड्रेस। तो हमने F2 लिखा, ब्रैकेट क्लोज। अब हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब एंटर करते ही टोटल आ गया सभी का। इसके बाद से अब हमें कुछ एंट्रीज करनी है, और इसके अंदर मार्क्स दे दिए, एंटर कर दिया, नेम लिख दिया फिर से, अब यहाँ पे हमने ना मार्क्स दे दिए सभी के, एंट्रीज कर दी 3-4 रो, सभी का निकालना है। तो यहाँ पे हमने लिखा इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। सो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? सेल रेंज क्या होगी हमारी? B3 कोलन F3। तो यहाँ पे हमने लिख दिया B3 कोलन में F3। पर फॉर्मूलाज हम बार बार अप्लाई नहीं करते हैं, और लास्ट में ब्रैकेट लगेगी नहीं लगेगी? तो जरूरत नहीं है, लगाते हैं पर इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर हम जब एंटर अगर वैसे भी कर देते हैं ना,
तो तब भी ऑटोमेटिकली अप्लाई होकर आ जाती है। तो देखो एंटर करते ही अगर हमें चेक करना हो फॉर्मूला, कैसे चेक करेंगे? डबल क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने F2 दबा दिया, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला हमें शो कर रहा है। हो जाएगा, आगे पढ़े। और देखो अगर हमें सभी का निकालना है ना, फॉर्मूला बस एक ही बार अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इसको कॉर्नर पॉइंट से नीचे ड्रैग कर देंगे। और देखो ड्रैग कैसे करना है, बहुत बच्चे ड्रैग करने में भी ना गलती करते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये जो जब हम किसी सेल पे क्लिक करते हैं, ये जो बॉर्डर सी बनी हुई आती है सिलेक्शन पॉइंट की, इसको हैंडल बोलते हैं। ठीक है, बुक्स में इसका नाम आपको हैंडल के नाम से मिलता है। तो इस हैंडल के ना ऊपर बॉर्डर पे जैसे ही लेकर जा रहा हूँ, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और उठा के ना ऐसे नीचे ऐसे घुमा देते हैं, तो वो डेटा मूव हो जाता है फिर उस सेल का। और अगर आपसे भी अगर कुछ बाय चांस कभी ऐसी गलती हो जाए, तो ऐसे में आप अंडू कर देना। देखो कॉर्नर से ड्रैग करना है। अभी जो हमारे माउस की शेप है ना, डॉक्टर सिंबल वाली आ रही है वाइट प्लस में, इसके कॉर्नर पे माउस लेकर जाना है सेल के, जब ब्लैक कलर में प्लस पॉइंट शो करेगा। ठीक है, जब ब्लैक कलर में प्लस पॉइंट शो करेगा तब हमें इसको क्लिक दबा के रखना है और नीचे खींचना है, सभी का आ जाएगा टोटल। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाएगा हमारा, हमने यहाँ पर एक आइटम्स, रेट, क्वांटिटी और टोटल, हमने यहाँ पे आइटम्स लिखा, रेट, क्वांटिटी और टोटल। आइटम का नाम लिखा हमने एप्पल, 80 रुपये, 2 किलो खरीदने हैं। तो आंसर क्या बनेगा? कितना बनेगा? 160। कैसे आया? मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम कैसे लिखेंगे अब इसको? प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? इक्वल टू, और बिना प्रोडक्ट के करना हो सिंपल मेथड से, सेल एड्रेस इनटू, तो सेल एड्रेस क्या लिखे पहले? बिल्कुल, तो यहाँ पर लिखा D8, क्योंकि अब कॉलम नेम D है और रो नेम अब 8 हो गई। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लेने के लिए स्टार का साइन होता है, जो कीबोर्ड में आपको ऊपर न्यूमेरिकल 8 के ऊपर मिलेगा। शिफ्ट के साथ दबा देंगे उस बटन को, तो D8। इसके बाद इनटू में किससे मल्टीप्लाई करना है? E8 से। एंटर कर देंगे, आंसर निकल कर आ गया। इसके बाद है, मैंने यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट किया एवरेज का। हमने इसमें ना एवरेज के अंदर ए को कैपिटल में लेकर आना है। क्या किया जाए? F2। क्या करेंगे? F2। हाँ जी, बाकी बच्चे कौन सी की प्रेस करेंगे? सेल एडिटिंग। अब हम क्या करना चाह रहे हैं? करेक्शन करनी है। अभी हमने पहला पॉइंट यही पढ़ा था, सेल एडिटिंग का करेक्शन करने के लिए, एडिट करने के लिए F2 या फिर डबल क्लिक। तो यहाँ पे एवरेज पे गए, F2 दबा दिया। अब मैंने यहाँ पे ए को क्लिक करके आगे ए कैपिटल में लिख दिया और एंटर डन करने के लिए। अब देखो हमने यहाँ पे निकालना है एवरेज, जैसे टोटल निकाला एवरेज भी निकालनी है। तो इक्वल टू एवरेज, इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन। किसकी एवरेज निकालनी है? कितने सब्जेक्ट हैं? तो यहाँ पे रेंज दे देंगे, फर्स्ट सेल एड्रेस कोलन में लास्ट सेल एड्रेस की। तो फर्स्ट सेल एड्रेस क्या बनेगा? B2 कोलन में F2 या G2 आएगा? F2। ध्यान रखना है G2 को ऐड मत करना, बहुत बच्चे गलती करके आते हैं इसमें। तो यहाँ पे लास्ट में ब्रैकेट बंद करेंगे या नहीं? हम सीधा एंटर भी प्रेस कर देंगे, हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि अपने आप लग कर आ जाती है। उसके बाद हमने इसको ड्रैग कर दिया, या ड्रैग करने की बजाय आप एक काम और भी कर सकते हैं। कॉर्नर पे जब हम पॉइंटर को लेकर जाते हैं, ब्लैक कलर में जब प्लस आता है, डबल क्लिक कर देना। तो यहाँ पे देखो डबल क्लिक करा, आ गए यहाँ पे। और जब भी मैं कहूँ क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, ट्रिपल क्लिक करना है, तो लेफ्ट वाला होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि राइट क्लिक कब यूज होगा, फिर अब ऐसे कैसे पता चलेगा कि
राइट क्लिक को राइट क्लिक ही पढ़ा जाता है, पर लेफ्ट क्लिक को क्लिक पढ़ा जाता है। हो जाएगा? इट्स एनफ फॉर टुडे। ठीक है, तो कल मिलते हैं। सर एक